हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको G7, G20 और आपका ब्रिक्स, शार्क और बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको एशियन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप इन सब के बारे में जाके देख सकते हैं। मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, उस पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आइए एशियन के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली एशियन क्या है? एशियन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं, जो नेशंस है साउथ ईस्ट एशिया के, उन सब कंट्रीज का एक एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप एशियन। जो इन सब कंट्रीज में जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, ये 5-10 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाई है, एक एसोसिएशन बनाई है, कुछ इसको हम एशियन बोलते हैं। तो इस ग्रुप को, इसको क्यों बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, पहले तो आप ये जान लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक रीजन के स्पेसिफिक, एक रीजन के लिए स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। जैसे कि इसके नाम में ही लिख रहा है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन है जहाँ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, और वहीं की जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप का पार्ट है, इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को ऑफ द रीजन। तो जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, इस रीजन को पॉलिटिकली और सोशली स्टेबल, मतलब पॉलिटिकली और सोशली स्टेबल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1967 में बनाया गया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए इन कंट्रीज ने साइन किया था। एशियन डिक्लेरेशन नाम से एक डिक्लेरेशन था, एक एग्रीमेंट था जो इन कंट्रीज ने साइन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो बेसिकली इस डिक्लेरेशन में सब कुछ था कि कैसे कैसे हमको एक ग्रुप बनाना है, हमको किस ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, कौन कौन इसके मेंबर होंगे, किस किस का क्या पार्ट होगा, क्या प्ले करेगा वो पार्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो डिक्लेरेशन है, इसका एक दूसरा नाम बैंकॉक ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो बैंकॉक ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। कल अभी मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में पढ़ाया था, उसका जो डिक्लेरेशन है उसको भी बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, लेकिन इनके ईयर में डिफरेंस है, तो आप ईयर से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक मोटो है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो, मतलब कि इनका एक सिद्धांत है, मतलब जिस पे ये काम करेंगे। मोटो वो होता है एक सिद्धांत। तो जो सिद्धांत है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। वन विजन का मतलब है, इन कंट्रीज का एक विजन है कि इनका एक गोल है कि इन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या काम करेगी और हमारा गोल क्या है, हमको क्या करना है। वन आइडेंटिटी, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन की एक आइडेंटिटी है, सारी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, तो ये इनकी एक आइडेंटिटी हो गई। और वन कम्युनिटी, क्योंकि एक ही रीजन से है सारी कंट्री, इसलिए इनकी कम्युनिटी भी एक है। अब हम जान लेते हैं इस एशियन का वो हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में। चलिए अब जान लेते हैं इसके मेंबर कौन कौन है ऑर्गेनाइजेशन के, जो एशियन आपके ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका पहला मेंबर है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 के 10 हैं जो इस टाइम पे एशियन के मेंबर हैं। इन सब कंट्रीज को मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और ये सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में ही हैं। चलिए अब इसके लिए, इस एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से। फाउंडिंग कंट्रीज का मतलब, जब ये 1967 में बनी थी पहली बार ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने मिलकर ये बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी होती हैं जो बाद में किसी को ग्रुप पसंद आ गया तो उसको उसमें मिल जाती हैं, उसमें उसका पार्ट बन जाती हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से इसका साथ दिया होता है। तो जो कंट्रीज हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ये पांचों कंट्री हैं जो पहले दिन से, जिन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, पहले दिन से इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब हम जान लेते हैं बाकी जो 5 कंट्रीज बची, क्योंकि 10 कंट्रीज है, 5 ही हो गई, तो बाकी जो 5 बची हो इसका पार्ट कब कब बनी थी। तो ब्रुनेई की बात करें, ये 1984 में इसका पार्ट बनी थी। वियतनाम की बात करें 1995 में इसका पार्ट बनी थी। लाओस और म्यांमार की बात करें 1997 में इसका पार्ट बनी थी। कंबोडिया की बात करें
1949 में इसका पार्ट बनी थी। अब हम जानते हैं ये इसका पार्ट क्यों बनी थी। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ वियतनाम वॉर इन 1975 और कोल्ड वॉर इन 1991। तो मैं आपको वियतनाम वॉर के बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं वियतनाम में वॉर हुई होगी और ये वियतनाम भी इसका मेंबर है। और पहले ये फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं था, लेकिन बाद में ये आपका वियतनाम जो है 1995 में ऐड हुआ है यहाँ पे। तो वियतनाम वॉर यूएस और वियतनाम के बीच में हुई थी। बहुत मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस वॉर में, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। मैं अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, बस आप ये समझिए फिलहाल के लिए कि वियतनाम वॉर जो है ये यूएस और वियतनाम के बीच में हुई थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वियतनाम में। तो यहाँ पे वो पीस स्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पार्ट हुए थे। ठीक है, जो कंट्रीज वियतनाम को लगा के और भी कंट्रीज। और जो दूसरा रीजन है वो है एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो 1991 में एंड हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कोल्ड वॉर क्या होती है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कोल्ड वॉर लिख रहा है, कोल्ड वॉर और हॉट वॉर क्या होती है। कोल्ड वॉर का मतलब होता है ऐसी वॉर्स जिनमें वेपन्स का यूज ना हो, जिसमें हथियारों का यूज ना हो, उनको कोल्ड वॉर कह देते हैं। चाहे वो सैंक्शंस लगा के हो या एक दूसरे का ट्रेड ना कर रहे हो आपस में, हम जैसे ट्रेड आपस में ना करें पर एक दूसरे पर हथियार भी का यूज ना करें, तो उसको कोल्ड वॉर कह देते हैं। और हॉट वॉर आपकी जिसको वॉर ही बोलते हैं नॉर्मली, उसका मतलब होता है जिसमें सब हथियारों का यूज और कोई भी टैक्टिक यूज होती है, उसको हॉट वॉर कहते हैं। तो जो एक कोल्ड वॉर है ये यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुई थी और ये 1991 में खत्म हो गई थी जब यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूट गया था। तो इसको यूएस जीत गया था जब उस टाइम पे ये वॉर खत्म हो गई थी। इस वॉर की वजह से ही, इस वॉर का वजह से जो ये कोल्ड वॉर हुई थी, इसी की वजह से वियतनाम वॉर भी हुई थी। ये मैं आपको बताऊंगा पूरी इसकी टाइमलाइन। आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि वियतनाम वॉर खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर खत्म हुई थी। तो इन कंट्रीज को भी, ये जो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है, इनको बहुत फर्क पड़ा था इन वॉर से। तो इस वजह से ये इस पीस को स्टेबल करने के लिए, पीस लाने के लिए अपने रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, ये इसका पार्ट बन गई थी एशियन ग्रुप का। अब हम जानते हैं इसका एक और फैक्ट, जो 1995 में जितने भी मेंबर्स हैं इन सब ने साइन की थी एक डील को। उस डील में इन्होंने क्या साइन किया था कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया लिखा हुआ है, इसका जो रीजन है इसको एक न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित कर देंगे। मतलब ना तो ये कंट्रीज आपस में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगी, कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगी, और ना ही ये कभी वॉर में किसी में हिस्सा लेंगी जिसमें न्यूक्लियर वेपन का कंट्रीब्यूशन हो या हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर जो वेपन्स है किस किस कंट्री के पास हैं, यूएस के पास हैं, आपके रशिया के पास हैं, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, और आपका यूके के पास है, और इजराइल के पास है। इन सब कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉर है फिलहाल के लिए, तो खाली न्यूक्लियर वेपन जो है। लेकिन इन सब कंट्रीज ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि उस न्यूक्लियर वेपन से, जैसे आपने कभी सुना हो जापान के बारे पे, वहां पे यूएस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए वो डाल दिए थे न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना हो, तो आपने सुना हो उससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। तो इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए इन कंट्रीज ने अब आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और अपना जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, इसको न्यूक्लियर फ्री जोन हमेशा घोषित करके रखेंगे। अब हम इसका एजेंडा जान लेते हैं, इस ग्रुप को क्यों बनाया। एजेंडा का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ग्रुप को बनाने के पीछे क्यों बनाया गया इस ग्रुप को। तो पहला एजेंडा इसका, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट फॉर द रीजन। जो है आपका रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, इसमें इकोनॉमिकली जो रीजन है इसको डेवलप करने के लिए, सोशली डेवलप करने के लिए, कल्चरली डेवलप करने के लिए, जो पूरा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, उसकी जो उसका ये जो डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट का मतलब उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। जैसे अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो ट्रेड बढ़ा सकें आपस में या किसी और कंट्री से ग्रुप सारा मिलकर आपस में, उसका सोशली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा सके, कल्चरली टूरिज्म बढ़ा सके। जैसे टूरिज्म से इकोनॉमिकली भी पैसा भी बनता है और लोग आपस में जानते भी हैं सोशली, और एक दूसरी कंट्री भी घूमते हैं, एक दूसरे का कल्चर भी शेयर करते हैं, तो टूरिज्म में तीनों चीज आ जाती हैं। इस तरीके से उस सबको एक्सेलरेट कर सके, उस सबको प्रमोट कर सके, इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है। अब इसका अगला वो डाल देते हैं एजेंडा, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस ग्रुप को बनाया गया है, जो रीजन है इन वॉर्स की वजह से, वियतनाम वॉर और कोल्ड वॉर की वजह से इस रीजन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो इस डिस्ट्रक्शन के बाद ये लोग पीस चाहते थे, कोई और वॉर नहीं चाहते, तो इसलिए इन्होंने इस ग्रुप को बनाया है। तो पीस जो है उसको स्टेबल करने के लिए, पीस को लाने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव डाल लेते हैं, तीसरा एजेंडा क्या है,
टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। एक्टिव कोलैबोरेशन का मतलब है कि सब एक साथ पार्ट लेंगे, सब पार्ट मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें सब पार्ट लेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। यहाँ पे एक्टिव एसोसिएशन का मतलब ये है शांत नहीं बैठेगी कोई कंट्री, सब आपस में मिलकर काम करेंगे। और म्यूचुअल असिस्टेंस का मतलब एक दूसरे की सब हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सब असिस्ट करेंगे, जब किसी की जरूरत होगी तो उसको दूसरी कंट्री भी असिस्ट करेगी। और इसका अगला वो जान लेते हैं एजेंडा, टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इन कंट्रीज का जो रीजन है इसको साउथ ईस्ट एशिया रीजन बोलते हैं। यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो यहाँ की ज्योग्राफी है, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी एक स्टडी में आ गई, ये कल्चर इनका एक स्टडी में आ गया, तो उसको प्रमोट करेंगे। उसको जब प्रमोट करेंगे तो उसका मतलब अपनी स्टडीज को प्रमोट करेंगे, उस स्टडीज में अपनी हिस्ट्री बताएंगे, अपना कल्चर बताएंगे, अपनी ज्योग्राफी बताएंगे, तो अपनी स्टडीज को प्रमोट करेगा ये रीजन, इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है। अगला इसका ऑब्जेक्टिव जान लीजिए, टू प्रमोट क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी रीजन के लिए स्पेसिफिक बनाई जाती है, जैसे एशियन भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम यार एशियन की बात कर रहे हैं तो किसी और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें शार्क, हमने वो पढ़ाया आपको उसके बारे में, वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बिम्स्टेक, वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रीजन से स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी कंट्री इनका पार्ट बन सकती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ग्रुप है एक साथ मिलकर इनके साथ डील करे, इनके साथ आगे बढ़े, जैसे आपस में जो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को, उसका काम करें, आपस में अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप का, एशियन का। चलिए अब आगे आते हैं, अब जानते हैं इस ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है, इन सब कंट्रीज ने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया है, क्या इससे इनको फायदा होगा, इस ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या है। चलिए पहला पॉइंट जानते हैं हम, ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन एशिया पैसिफिक ट्रेड, पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज देन इट्स मेंबर अचीव इंडिविजुअली। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो ये सारी कंट्रीज हैं ये इस ग्रुप में आके एक साथ जब आ जाती हैं, ये सारी कंट्रीज, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके ट्रेड में, उसके पॉलिटिक्स में, उसके सिक्योरिटी इश्यूज में। ये जब सारी कंट्री एक साथ आ जाती हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली अलग अलग उस चीज को करती, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करती अलग अलग, तो शायद इतना ना दिखा पाती। तो इसलिए इस ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंट्रीज के लिए, और ये इस ग्रुप की स्ट्रेंथ है। मैं आपको एशिया पैसिफिक बताता हूँ कौन सा रीजन है। जैसे कि ये इंडिया है, यहां से इधर ये जो रीजन है ये सारा, और यहां लेके इधर ये यूएस वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन हो गया। ये जितना भी रीजन है इसको एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं, इस कंट्रीज के इधर जो है ये पैसिफिक है, तो पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें इनका इन्फ्लुएंस जो है वो एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इंडिविजुअली कंट्रीज होती तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा कि ये उंगली सब अलग अलग है, लेकिन अगर इन सबको एक साथ बना लो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये घूसा बन सकता है। ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रीज अलग अलग शायद इतनी इन्फ्लुएंशियल ना हो, लेकिन जब ये एक साथ आ गई तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल बन गई इस ग्रुप के द्वारा। इसका दूसरा स्ट्रेंथ जान लेते हैं जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब मैं आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड बताता हूँ क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है पॉपुलेशन से। जो एरिया की पॉपुलेशन है, चाहे वो जैसे पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं हम, कोई जो चाइल्ड ग्रुप है या एल्डरली ग्रुप है या जो आपका वर्किंग ग्रुप है, ऐसे बांट देते हैं। तो ये सब मिला के डेमोग्राफिक डिविडेंड में आता है। ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको हम मतलब एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। तो यहाँ इसको किस लिए यूज किया गया है कि जो ये एशियन रीजन है इसकी 8.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। जितनी भी ये कंट्रीज हैं इन सबकी पॉपुलेशन को मिला ले, इसका मतलब इस ग्रुप की अगर पॉपुलेशन को एक साथ कर लें तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी 8.5% पॉपुलेशन बन जाती है। इसका मतलब बहुत बड़ा जंक है, बहुत बड़ा पार्ट है इसका, ये जो है 8.5% जो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका। तो बड़ी पॉपुलेशन होने का भी बहुत फायदे, आपके पास वर्किंग लेबर बहुत ज्यादा है, आप बड़ी बड़ी मार्केट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी इसकी स्ट्रेंथ है इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी में अगर हम देखें, ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप सबने सुना होगा कि यूएस और चाइना के रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं, चाहे वो पोस्ट कोविड-19 की वजह से हो, या यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुई थी कोविड-19 से पहले, जो ट्रंप ने स्टार्ट की थी उसकी वजह से हो। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूएस की जो कंपनीज है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो चाइना में है वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा इंडिया में बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे एप्पल का इंडिया में आ रहा है, एप्पल जो 14 है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसी तरह बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो इन एशियन कंट्रीज में भी जा रहे हैं, जैसे वियतनाम में बहुत सारे इनके प्लांट्स गए हैं। तो इसीलिए इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब कहते हैं इस एरिया को, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे पहले से हैं भी। और ट्रेड इसलिए क्योंकि ये वाली जो कंट्रीज हैं, जो पॉपुलेशन इनकी मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा है, और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सीधी सी बात है ट्रेड भी होगा, क्योंकि कुछ बनेगा तो वो बाहर जाएगा भी बेचने के लिए, या कुछ खरीदा भी जाएगा, सामान स्पेयर पार्ट्स खरीदे भी जाएंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो ये कंट्री, जो ये ग्रुप है एशियन ग्रुप, अगर इन सारी कंट्रीज को, जो भी इसमें कंट्रीज आती हैं, सबकी इकोनॉमी को मिला दें तो वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। इस जितनी भी कंट्रीज एशियन ग्रुप में आती हैं उन सबको 10 की 10 कंट्रीज को मिला दें, 10 की 10 कंट्रीज को मिला दें, तो इन सबकी इकोनॉमी को अगर हम मिला दें तो वो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। उसके बाद 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स, जैसे कि मैंने बताया जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसके 8.5% है, तो इनके पास लोग बहुत सारे हैं तो लेबर फोर्स बहुत ज्यादा होगी, और लेबर फोर्स है तो वो काम भी कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है, तो सीधी सारी बात है जो लेबर फोर्स है वो यूज भी हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हम जानते हैं एफएटीज और आरसीपी। पहले मैं आपको एफएटीज के बारे में बताता हूँ, ये एफएटीज का एक एग्जाम्पल है, आरसीपी जो है। एफएटीज क्या होते हैं? तो एफएटी, सॉरी फ्रेंड्स, टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इकोनॉमी बता रहा था, जो ये एशियन ग्रुप है इसकी, तो मैं 3rd पॉइंट पे था, एफएटीज पे। एफएटीज क्या होते हैं और आरसीपी क्या होती है? आरसीपी एफएटीज का ही एक एग्जांपल है। तो एफएटीज का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं एफएटीज। सॉरी, ये गलत लग गया है, एफटीएज होते हैं, एफटीएज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो एफटीएस का एग्जांपल है एक आरसीईपी। तो एफएटीएस क्या होते हैं? एफटीएस, एफटीएस का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि दो कंट्रीज हैं आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं। ये इसलिए साइन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कंट्री हूँ, आप एक कंट्री हो, और मुझे आपसे ट्रेड करना है, मैंने कोई आपके पास सामान भेजा 10 रुपए का, तो आप जब उसे अपनी कंट्री में आगे भेजोगे लोगों के पास, तो उस पर आप कुछ टैक्स लगाओगे ताकि आप भी कुछ कमा सको। जैसे मान लो आपने 10 रुपए की चीज पे 10% का टैक्स लगा दिया, तो 1 रुपया उस पर बढ़ गया, तो वो चीज 11 रुपए की हो गई। तो मुझे तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको 10 रुपए की बेच दी, लेकिन आपको 1 रुपया वो बच रहा है हर चीज पे, तो उसको टैक्स कहते हैं, जो ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। और लोगों को 11 रुपए की मिलेगी। तो ये जो एफटीएज हैं, ये इसलिए साइन होते हैं ताकि उन टैक्स को या तो हटा दिया जाए बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कंट्री के बीच में क्या नेगोशिएशन हुई है कंट्रीज के बीच में, तो या तो उसको बिल्कुल हटा दिया जाए या बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दिया जाए चीजों पे। वो चीजों पर डिपेंड करता है, कंट्रीज पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या नेगोशिएशन हुई है। तो एफटीएस ये होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। आरसीईपी क्या है? आरसीपी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये है, ये 2019 में साइन हुआ था। इसके लिए बात बहुत पहले से चल रही है, 2015 से, लेकिन 2019 में साइन हुआ था। ये 15 कंट्रीज ने साइन किया था। यही रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, ये एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है ये जो आरसीईपी है। इसमें इंडिया भी पहले पार्ट लेने वाला था, लेकिन इंडिया ने फिर बाद में मना कर दिया। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई थी इसमें इंडिया को, ताकि इंडिया इसे साइन ना करे आरसीईपी को। इसमें क्या है, ये जो जितनी भी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा एफटीए साइन करेंगी, और आपस में इस एफटीए को साइन करके ट्रेड आपस में बढ़ा सके और टैक्स को मिनिमाइज कर सके, इसलिए इसको साइन किया गया है। तो ये इसका एक एग्जांपल है एफटीएस का। वैसे एशियन जो कंट्रीज हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग, चाइना के साथ अलग एफटीए भी साइन करती हैं, और उसके साथ आपका जापान के साथ भी करती हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी करती हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करती हैं, लेकिन ये एक मतलब एक साथ एक पूरा एफटीए हो जाए, इसलिए इसको साइन किया गया था। और हम ये सारी कंट्रीज कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकें बिना बिना टैक्स के, इसलिए इसको साइन किया गया था। अब इसका चौथा पॉइंट
पांचवा पॉइंट जान लेते हैं, जो है फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन। इसके आप इसकी लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे। जो एक्सपोर्टिंग रीजन है, ये जो रीजन है आपका साउथ ईस्ट एशिया, ये एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो रीजन है ये फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ट्रेड हब है, तो सीधी सादी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो फिर एक्सपोर्ट भी ये लोग ज्यादा करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास ज्यादा होगा। तो आप सीधे समझ गए होंगे इस पॉइंट का मतलब। चलिए अब आगे आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जाना है इस पूरा ग्रुप क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, लेकिन अभी तक इंडिया का कोई जिक्र तो हुआ नहीं है बहुत ज्यादा। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है इसको हमको? तो आइए जानते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्रुप की। पहला पॉइंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी ताकि जो इंडिया के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके साथ इंडिया डील कर सके अच्छे से। जो भी हिस्सा करना है, जो भी उनके साथ ट्रेड करना है, जो भी कल्चरली डेवलपमेंट करनी है, उनके साथ कर सके, इसलिए इस पॉलिसी को बनाया गया था। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं आपकी, ये 10 की 10 कंट्री ये इंडिया के ईस्ट में आती है। मैंने बताया ये कंट्री आप अगर एक रफ मैप लो तो यहाँ पे आएंगी। ये इंडिया है, ये पैसिफिक ओशियन है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऊपर चाइना है। तो ये सारी कंट्री यहाँ पे आएंगी इस ग्रुप में, यहाँ पे सब। तो आप देखेंगे ये सब ईस्ट में आ रही है इंडिया के। तो इस वजह से ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब नाम से समझ गए होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, यहाँ पे ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये कंट्री यहां से शुरू होगी। देखिए वर्मा लिखा हुआ है, वर्मा का पुराना नाम वर्मा है और नया नाम इसका म्यांमार है। तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में सारी कंट्रीज आती हैं, इधर का जो एरिया है। ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया का, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग पार्टनर क्या होता है? दो कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, उस सबको मिला के उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज मिलकर जब इंडिया के साथ ट्रेड करती हैं तो उसमें इंडिया जो इंडिया के फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं जिनसे इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। वो चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ट्रेड का मतलब दोनों को मिला के होता है। अगला पॉइंट जानते हैं, सोशो कल्चरल कॉर्पोरेशन। जैसे कि आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, या मैं आपको अभी हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम आगे लेके आएंगे, पढ़ाएंगे। जो ये रीजन है आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला, इसके और इंडिया के हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। आपने चोला एम्पायर के बारे में सुना होगा, हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे चोला एम्पायर के बारे में। उसके ऊपर एक अभी मूवी भी आई थी PS1 नाम से, पुनियन सिल्वर नाम से। आपने अगर वो मूवी देखी होती शायद आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा चोला एम्पायर क्या था। तो जो चोला एम्पायर है उसने ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वो इसके अंदर आता था, चोला एम्पायर के अंदर आता था ये सारी कंट्रीज मैक्सिमम। तो जो इंडिया का कल्चर है, उन्होंने वहां जाके जब इनके अंडर आता था तो वहां इन्होंने इंडियन कल्चर को फैलाया, हिंदुइज्म को फैलाया। अगर हम एक रिलीजन की बात करें, मे बी आज वो हिंदुइज्म कंट्री नहीं है, लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडोनेशिया में रामायण होती है। आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार अपने भाषण में बताया था, बहुत सारे मंदिर मिलते हैं वहां पे। तो आप इससे समझ सकते होंगे कि इंडिया का उनका कल्चरली हिस्ट्रिकली हिस्ट्री में जो है बहुत कड़ा रिलेशन रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। तो अगर हमारा उनसे रिलेशन अच्छा रहा है हिस्टोरिकली, तो हमारा कल्चर एक जैसा है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, काउंटर चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंटर चाइना। जो चाइना है, जैसे ये इंडिया है, ये सब ये कंट्री है, यहाँ पे ये फिलीपींस वगैरह ये सब कंट्री होगी, इंडोनेशिया, यहाँ चाइना है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ चाइना है। ये जो रीजन है इसको ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे जो सी है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। आप देखेंगे जो चाइना के हिस्से में भी आता है ये सी कुछ, और इन सब कंट्री के हिस्से में भी आता है। लेकिन चाइना क्या करता है, आए दिन यहाँ पे तो इन कंट्रीज को धमकाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मिलिट्री है, तो इन सबको डराता है, बड़ी नेवी है, तो इन सब कंट्रीज को डराता है, आए दिन इनके शिप डुबा देता है, ये कह के कि ये हिस्सा मेरा है, साउथ चाइना सी का हिस्सा मेरा है। इसलिए अब यहाँ पे आए दिन नए नए आइलैंड आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, जिनको वैसे तो ब्रॉड टर्म में आर्टिफिशियल आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि चाइना नए नए आइलैंड वहां पे बना देता है और फिर बोल देता है कि ये जो आइलैंड है हमारा पार्ट है, इसलिए हिस्सा भी हमारा हो गया। तो चाइना ये काम कर रहा है,
और ये चाइना का है और इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। अब आपने सुना होगा, मूवीज में बहुत में सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे इंडिया की इनसे नहीं, चाइना से नहीं बनती, इन कंट्रीज की चाइना से नहीं बनती, तो ये कंट्रीज आपस में दोस्त हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, पर ये भी एक रीजन है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी, एशियन कंट्रीज भी और इंडिया भी चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ने नहीं देना चाहती। और दूसरा, काउंटर करने के लिए चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी जो एक वीडियो बनाई थी पिछली आपकी विम्स्टेक वाली, उसमें बताया था चाइना का BRI रोड इनिशिएटिव क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। BRI जो रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए, ताकि ये कंट्री चाइना के उसमें ना आ जाए, ट्रैप ना हो जाए चाइना से, उनसे पैसे लेके या पैसे के किस चक्कर में उसके साथ फंस ना जाए, और वो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का BRI, उसको अपनी कंट्री में ना बनवा ले। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया, क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे रख सके, इसलिए कंट्रीज भी इंडिया के लिए इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंडिया रख सके, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ये कंट्रीज। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो है टू सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम जानते हैं लोग। मैं खाली नॉर्थ एरिया की बात करता हूँ, जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वहां पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मेरे हिसाब से साउथ में भी बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन फिलहाल मैं जहाँ का हूँ वहाँ की बात करता हूँ। नॉर्थ रीजन में नहीं जानते। अगर मैं आपसे सब स्टेट्स के नाम पूछने लगूँ, सेवन सिस्टर्स के नाम पूछने लगूँ, तो आप लोगों को नहीं पता होंगे कौन कौन सी स्टेट्स वहाँ पे आती हैं, नहीं पता होता। बहुत से लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ही नहीं पता होता, तो बच्चों की बात में क्या करूँ। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं जाता। अगर हम अपनी हिस्ट्री की बुक उठा के देख लें, तो हमको नॉर्थ ईस्ट के रीजन के बारे में एक चैप्टर भी नहीं मिला। कहीं किसी चैप्टर में छोटा छोटा मेंशन हो तो मैं नहीं कह सकता, बट पूरा एक चैप्टर भी नॉर्थ ईस्ट एशिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में नहीं मिलेगा वहां पे। वहां पे बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए, उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत बार हराया है, जैसे कि हुमायूं एम्पायर, उसके बारे में आप कब कभी पढ़िएगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जैसे आगे आगे हिस्ट्री में। उसके बारे में भी हमारी हिस्ट्री बुक्स में मेंशन नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, उस पर कभी बहुत ज्यादा फोकस रहा ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे वो, अब फिर भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पहले तो कभी हुई ही नहीं है, बहुत कम। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट बताता है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इंडिया का, जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वाले की बात करूं, ये जो एरिया है ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये वाला जो एरिया है पूरा। तो जैसे मैं आपको बता था, साइंटिस्ट का मानना है कि इस एरिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए चाइना भी चाहता है कि ये जो एरिया है इसको मैं कैसे भी कब्जा लूं, ताकि वो मिनरल पे मैं अपना हक जता सकूं। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसको डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इधर बर्मा है, यहाँ पे सारी कंट्रीज स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज के साथ अगर हमको ट्रेड अच्छे से करना है, रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रेड करना है, यहाँ से रोड बनानी है, इधर के लिए ट्रांसपोर्ट रोड बनानी है, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो रोड बनानी है यहाँ से ट्रेड करने के लिए, तो हमको इस रीजन से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर इस रीजन से गुजरेंगे तो ये रीजन डेवलप्ड होगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो बनेंगे, रोड बनेंगी, रेलवेज बनेंगे और एयरपोर्ट वगैरह बनेंगे, लोग यहाँ पे जाएंगे, तो ये रीजन डेवलप्ड होगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है एशियन ग्रुप नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जब बिम्स्टेक के बारे में पढ़ाया था, तो बताया था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाली स्टेट्स के बीच में, और थाईलैंड, म्यांमार के बीच में बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए ये ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन को डेवलप करने के लिए। अब मैं इसके समिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी समिट कब कब हुई है इसकी समिट। तो पिछली कुछ समिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2020 में समिट जो इसकी हुई थी, 2020 में इसकी समिट हुई थी वियतनाम में, 36 और 37 एडिशन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एडिशन क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि जो इसकी समिट्स हैं वो साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार इसकी समिट्स होती है, साल में 2 बार ये कंट्री सब मिलती है समिट के लिए, ठीक है। तो 36, 37 एडिशन जो है वो वियतनाम में हुआ था 2020 में, 21 में जो है ब्रुनई में हुआ था 38 और 39 एडिशन, 2022 में कंबोडिया में हुआ था 40 और 41 एडिशन, और 23 में इंडोनेशिया में होगा 42 और 43 एडिशन इंडोनेशिया में होगा, ठीक है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे बातें जो बोर्ड पे नहीं है मेंशन। आप एक बार बोर्ड देख लीजिए, आपको कुछ, आप सब कुछ ध्यान से देख सकते हैं एक बार पूरे बोर्ड पे, अगर कुछ नहीं दिखा हो आपको तो आपने देख लिया होगा। चलिए अब मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ। मैं कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करता हूँ कि इस ग्रुप में कुछ तो गलत चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं है हर चीज़ 100% परफेक्ट हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंट्रीज हैं, अगर हम इनके आपस में बात करें तो कुछ कंट्रीज में ऐसी हैं जो बहुत अमीर कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत गरीब कंट्रीज हैं। और जब ऐसा होता है, कुछ बहुत अमीर कुछ बहुत गरीब, तो डेफिनेटली बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आती है। ये अच्छे से काम नहीं कर पाती क्योंकि ये कुछ और बोले, ये कुछ और बोले, आपस में काम नहीं कर पाती। इसी तरह जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर, बहुत बड़ी कंट्री, आपने सुना है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है। वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। तो मलेशिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडोनेशिया भी अच्छी कंट्रीज है इकोनॉमिकली, लेकिन और जैसे और कंट्रीज है वो नहीं है। तो इस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत बार। अगर हम दूसरे क्रिटिसिज्म्स की बात करें, दूसरे क्रिटिसिज्म की बात करें, जो इनका पॉलिटिकल इंस्टेंट है, जो पॉलिटिकल माइंड सेट है, वो भी सेम नहीं है। जैसे कुछ कंट्रीज इनमें से है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, कुछ कंट्रियां ऑटोक्रेसी को फॉलो करती हैं, और कुछ बिल्कुल डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती, वो ऑटोक्रेसी को भी फॉलो नहीं करती। अगर मैं इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊं, डेमोक्रेसी मतलब जिसमें पीपल के राइट होते हैं, पीपल को राइट दिए जाते हैं, और पीपल जो है वो पूरा मतलब अपने लीडर वगैरह चुनते हैं। ऑटोक्रेसी मतलब जैसे डेमोक्रेसी का अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडिया, यूएस। और ऑटोक्रेसी मतलब जिसमें एक पार्टी होती है, वो पार्टी ही आपस में सब कुछ करती है। जैसे चाइना है, उसमें एक पार्टी है, जो पूरी जो चाइना की पार्टी है वो सब आपकी डिसाइड करती है कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा, उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है उनको। तीसरा होता है तीसरा जो होता है जिसमें बिल्कुल कुछ डेमोक्रेसी नहीं होती, उसमें एक आदमी होगा जो वो सबको डिसाइड करेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है कौन, और कोई पार्टी, कोई किसकी, कोई आदमी, किसी से मतलब नहीं है। जैसे कि आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, किम जोंग उन के बारे में सुना होगा। वो वहां के लीडर हैं और उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उन क्या कर रहा है, उन्होंने जो डिसीजन लिया वही फाइनल है। यही डिफरेंस होता है तीनों में। तो इनके जो पॉलिटिकल इंस्टेंस है वो एक नहीं है। कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं डेमोक्रेसी को, कुछ नहीं करती हैं, कुछ ऑटोक्रेसी को फॉलो करती हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करती। तो इस वजह से भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। फिर कुछ ह्यूमन राइट्स के लिए भी इनके बीच में इश्यूज हैं। कुछ अगर मान लीजिए ऑटोक्रेसी है तो वो ह्यूमंस को राइट नहीं देंगी, ह्यूमंस को राइट नहीं देंगी, तो जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, क्योंकि कुछ तो जो डेमोक्रेसी है वो सपोर्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, कुछ नहीं करती हैं। जो ऑटोक्रेसी है वो नहीं करती हैं। जैसे म्यांमार है, अगर मैं म्यांमार की बात करूं, म्यांमार ऑटोक्रेसी को क्यों फॉलो करती है फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1 साल से आर्मी का राज चल रहा है। जो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने, आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया और आर्मी का राज चल रहा है यहाँ पे। तो कोई लीडर नहीं है, कोई पीपल लोगों की नहीं सुनता है, इसलिए यहाँ पे ऑटोक्रेसी है। और दूसरा, अगर मैं ह्यूमन राइट मारने का दूसरा एग्जाम्पल बताऊं कि ह्यूमन राइट नहीं देते, आपने रोहिंग्या इशू के बारे में सुना होगा, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। तो इसलिए भी कंट्री इससे खुश नहीं है म्यांमार से, क्योंकि ये रोहिंग्या जो पीपल है, रोहिंग्या जो मुस्लिम है, उनको उनके ह्यूमन राइट्स नहीं देती, उनको जगह नहीं दे रही रहने के लिए। तो इस वजह से इनका पॉलिटिकल स्टैंस भी सेम नहीं है, और ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत सारे इश्यूज हैं इनके बीच। ये इस ग्रुप के कुछ क्रिटिसिज्म है। अब मैं वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ, आगे इनको क्या करना चाहिए इस ग्रुप को आगे स्टेबल रहने के लिए, और जो इनके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए। वे फॉरवर्ड में जैसे कि मीटिंग्स तो इनकी होती हैं रेगुलरली, उनमें जो भी है उसको बातचीत करके जो भी इशूज है उनको सॉल्व करें। जो अपने पॉलिटिकल स्टैंड है उसमें डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर करें। डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी आएगी तो ह्यूमंस को राइट मिलेंगे, तो ये जो ह्यूमन राइट वाला इशू है ये भी सॉल्व होगा। तो ये इसके कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं। आपस में अच्छे से ट्रेड करें, सब मिलके ट्रेड करेंगे, सब मिलके डिसीजंस लेंगे, तो ये जो ज़्यादा अमीर इकोनॉमी और गरीब इकोनॉमी वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। सबको बराबर का वो दें, बराबर टाइम दें, बराबर मौके दें ट्रेड करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। ये कुछ इसके वे फॉरवर्ड्स हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। आशा है आपने देख लिया होगा बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है और आपको सब समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि आप बाकी सब टॉपिक्स के बारे में जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि G20, G7 और आपका शार्क, बिम्स्टेक और ब्रिक्स के बारे में,
इन सब के बारे में मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, वहां पे जाके इन सब के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स हमको सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को देखिए, बाकी वीडियो को देखिए जो चैनल पे हैं, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, उनको भी पसंद आएगी, उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।